नाउ वी विल प्रोसीड क्विकली। चलिए देखते हैं, ये सर्किट है, हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, वी नॉट ओवर वी आई, इसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ ओमेगा है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगेन वी विल ट्राई टू एनालाइज दिस सर्किट। अब हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे इसको किस पे, जब फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, यानी लो फ्रीक्वेंसी पे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो लो फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने आउटपुट लिया है, तो रेजिस्टेंस पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेट अस एनालाइज द इंडक्टर। तो इंडक्टर के लिए क्या होता है, मॉड जेड एल इक्वल टू ओमेगा एल। अब ओमेगा इज टेंडिंग टू जीरो, ओमेगा ऑलमोस्ट जीरो, यानी यहाँ है ना बिल्कुल जीरो के आसपास की वैल्यू की बात हो रही है, बिल्कुल जीरो वन टू, बहुत कम वैल्यू है ओमेगा की। तो ओमेगा की वैल्यू बहुत कम है, और एल भी आपको पता है मिली हेनरीज में होता है, मिली हेनरीज आपने देखा होगा, लिखा होगा। तो मिली हेनरीज और माइक्रो हेनरीज की चीजें हैं ये। तो डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि जब ओमेगा जीरो है, ओमेगा ऑलमोस्ट जीरो की तरफ जा रहा है, तो जो जेड एल है वो भी जीरो की तरफ जाएगा ऑलमोस्ट, बिकॉज प्रोपोर्शनलिटी है डायरेक्ट। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जेड एल है, ये जो इसका जो जेड एल है वो आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो। अगर इसकी मॉडलिंग करें फिर से इम्पीडेंस के टर्म में, इम्पीडेंस को हम ऐसे नहीं दिखाते, एक सिंपल इम्पीडेंस है। अगर मैं इसको इम्पीडेंस के टर्म में इसकी मॉडलिंग करूं, तो बेसिकली दिस जेड एल इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। और ये आर जेड आर तो आ रही है, ठीक है। अब क्या है कि जो भी वोल्टेज आप लगाएंगे तो यहाँ पे तो कुछ ड्रॉप आएगा ही नहीं, यहाँ कुछ भी ड्रॉप नहीं आएगा। तो सारा का सारा ड्रॉप, जितना भी ड्रॉप आपने जो यहाँ पे आएगा, वो सारा का सारा ड्रॉप आपके रजिस्टर के क्रॉस आ जाएगा। जितना भी ड्रॉप आपने यहाँ पे वोल्टेज का आएगा, यानी ये जो ये देखिए सिंपल सी बात है, ड्रॉप की बात हम क्यों कर रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर थ्योरम क्यों लगा रहे हैं भाई, हमने क्या सर्किट बनाया है, एक रजिस्टर लिया है, सीरीज में एक इंडक्टर जोड़ दिया है और एक सोर्स लगा दिया है। तो इसके बाद क्या होगा, ये सोर्स इन दोनों को तो एनर्जाइज करेगा, और ये एसी सोर्स है, तो एसी सोर्स में हम क्या है ना इम्पीडेंस मॉडलिंग करते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एसी सोर्सेज में हम जब इम्पीडेंस मॉडलिंग करते हैं, उसके बाद थेवेनियन, नॉर्टन, मैक्सिमम पावर थ्योरम, सभी थ्योरम्स आप बेसिकली ऐसे अप्लाई कर सकते हो जैसे कि ये रजिस्टर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। तो यानी डीसी एनालिसिस की तरह आप इसको यूज कर सकते हो एसी एनालिसिस में। बस आपने क्या किया कि इसको जेड एल और जेड आर में चेंज कर दिया, जेड सी में चेंज कर दिया। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे पोटेंशियल डिवाइडर, पोटेंशियल डिवाइडर थ्योरम क्यों अप्लाई करेंगे, जैसे हम पोटेंशियल डिवाइडर थ्योरम अप्लाई करेंगे तो सारी की सारी आउटपुट यहाँ आ गई। अगेन यहाँ पे क्या आ गया, आउटपुट बहुत हाई हो गई, because V naught over V high, क्योंकि आउटपुट अच्छी आ रही है। बिकॉज अब similarly we will analyze for the higher frequency when omega is tending to infinity, तो ओमेगा बहुत हाई हो गया, तो ऑब्वियसली ZL will tends to infinity, ZL की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी। अब जब ZL की वैल्यू बहुत हाई हो जाएगी तो ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो अगेन व्हेन वी विल अप्लाई, अब ये जीरो की तरफ है, ये इन्फिनिटी की तरफ हो गया। तो जैसे ही यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, देखिए फ्रीक्वेंसी बदल गई है, वोल्टेज तो वही वही रहेगी, वोल्टेज को हम नहीं चेंज करेंगे यहाँ पे। तो वोल्टेज भी चेंज हो जाए तब भी बिहेवियर तो नहीं चेंज होगा सर्किट का। हाँ, मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट था, तो अब ये 10 वोल्ट जो पहले जो लोअर फ्रीक्वेंसी पे ये 10 वोल्ट, सारा का सारा 10 वोल्ट लगभग लगभग यहाँ आ जाता है, समझ लो कि 9.9 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, बाकी मुश्किल से 0.1 वोल्ट यहाँ था। अब उल्टा हो जाएगा बिल्कुल, सारा का सारा लगभग 9.99 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, 0.01 वोल्ट के करीब यहाँ आएगा, बिल्कुल बहुत कम। क्यों कि ये रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया, सारा का सारा ड्रॉप इसके मुकाबले, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आया नहीं, पर इसके मुकाबले ये बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो आपका सर्किट है इस तरीके से, यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से आएगा हायर फ्रिक्वेंसीज पे। अब बीच में हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन ए लो पास फिल्टर। तो लो पास फिल्टर दो तरीके से डिजाइन करना सीख लिया आपने, ठीक है। तो अब इसका अगर आप चेंज कर सकते हैं, दोनों के रोल्स को चेंज कर दीजिए, यहाँ पे इंडक्टर लगा दीजिए,
और यहाँ पे क्या लगा दीजिए, रजिस्टर। बस हो गया काम। अब इसको एनालाइज करना है, तो ये सर्किट मैं आपको भेज दूंगा ड्रॉ करके मैं आपको ये सर्किट भेज दूंगा। चलिए अब एक और सर्किट एनालिसिस करते हैं जो मे भी आपने पढ़ा है, इसको आप रेजोनेंस सर्किट के नाम से जानते हो। तो अगेन वी विल एनालाइज वन मोर सर्किट, जिसके बाद वी विल कंक्लूड द डिस्कशन ऑन फिल्टर। ओके, तो बाकी फिर सर्किट्स में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा डीएचए, और सर्किट विल बी द पार्ट ऑफ CA2। तो CA2 आपका कब होगा ये भी बताना है। CA2 संडे, आज क्या है, आज है बृहस्पति, आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो आज आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए बस। CA2 सिलेबस में फिल्टर तो होगा ही, जो भी कवर हो जाएगा शनिवार तक, जो भी कवर हो जाएगा वो सब कुछ CA2 का सिलेबस होगा। संडे को CA2 होगा, तो आप लोग बस ध्यान रखिए। CA2 और CA1 उनका होगा सेंटर्स वालों का, CA1 ICT सेंटर्स वालों का, और CA2 तो उनका भी होगा, ICT वालों का भी CA2 होगा। तो ये इन्फॉर्मेशन वैसे मैं उस पर डाल दूंगा आपके ग्रुप पे, तो ताकि आप लोग परेशान ना हो। चलिए, तो नाउ द लास्ट सर्किट, एक और सर्किट करते हैं, तो एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं क्या रहती है बात। चलिए एक और सर्किट का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, ये तीसरा सर्किट है। चलो, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगेन एक सप्लाई लगा रहे हैं, और एक इंडक्टर लगा दिया हमने, एक कैपेसिटर लगा दिया, एक रजिस्टर भी लगा दिया, कैपेसिटर, इंडक्टर। आउटपुट जो ले रहे हैं इस रजिस्टर के अक्रॉस ले रहे हैं, और इनपुट यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन है RL और C सीरीज में। तो आई होप यू रिकॉल दिस सर्किट, इस सर्किट को आपने इसी सेमेस्टर में पढ़ा है। सो दिस इज द रेजोनेंस सर्किट। तो अब जो रेजोनेंस सर्किट है वो देखते हैं कि क्या हम जब इसका एनालिसिस करेंगे तो क्या वो भी रेजोनेंस की तरह आएगा या कैसे आएगा, तो चेक करते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ दिस सर्किट। ऐसा ही सर्किट आपके बिल्कुल रेजोनेंस में होता है। इसमें रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट लेते हैं, L और C आपके दो इंडक्टर्स होते हैं, और एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है XL इक्वल टू XC, जिसपे आपको हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द आउटपुट मिलती है। तो वही चीज हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। वही फिर से अगेन वी विल डू द सेम काइंड ऑफ एनालिसिस। दिस इज ओमेगा and this is again V naught over Vi, और अब हम एनालिसिस करते हैं। चलिए सबसे पहले किस पे करना है हमें, बहुत लो फ्रीक्वेंसीज पे, जो हमारी फ्रीक्वेंसीज बहुत लो है, यानी व्हेन वी आर डीलिंग विद द फ्रीक्वेंसीज नियर टू वाई एक्सिस के नियर अगर हम बिल्कुल हैं वहां पे, जहां यहाँ पे, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे L और C का कॉम्बिनेशन है सीरीज में, और रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो ZL क्या होगा, ZL तो ऑलमोस्ट जीरो की तरफ टेंड करेगा। आप जानते हैं ZL इज ओमेगा L, तो ZL की वैल्यू तो जीरो की तरफ टेंड करेगी। ठीक, और ZC
वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ऑलमोस्ट बहुत हाई हो जाएगा। यू नो दैट ZC इज 1/ओमेगा C। ZC क्या होता है? 1/ओमेगा C। Now you can see that this ZC is tending to infinity. Why? Because this we are talking the frequency which is almost equal to 0, almost DC values की बात कर रहे हैं, 0 values की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ZL आपका ओमेगा L है, ZC आपका क्या है? 1/ओमेगा C। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे क्या होता है यहाँ पे कि ये वाली वैल्यू तो बहुत लो हो गई, यानी ये रेजिस्टेंस बहुत लो हो गया और ये रेजिस्टेंस आपका बहुत हाई हो गया, और इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो कांस्टेंट है, आर आर तो कोई वेरी करता ही नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो अब आप ये देखिए कि लो प्लस हाई, हाई ही होगा, ये आप समझ सकते हैं। क्यों? कि भाई ये वैल्यू मान लीजिए हो गई 1 ओम और ये हो गई 10⁸ ओम, तो 10 मान लीजिए 10 ओम हो गई, तो 10⁸ और 10 दोनों जुड़ के इससे ज्यादा ही बन रहा है ना, इस हाई से भी कुछ कुछ वैल्यू ज्यादा ही आएगी हाई से, और ये अपना इनिशियली उतना ही है। तो बेसिकली ये जो रेजिस्टेंस है आपका कितना हो गया? हाई हो गया। ऑब्वियसली ये रेजिस्टेंस कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। अब जब ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली जो भी लो फ्रीक्वेंसीज पे, यानी ये रेजिस्टेंस आपका दोनों का, ये सॉरी ये इम्पीडेंस, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग द वर्ड रेजिस्टेंस, I must use the word impedance. So this impedance is very high because low plus high high, और ये तो अपना उतना ही है। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे कि इसको अगेन वी कैन मॉडल लाइक दिस, ये जो कॉम्बिनेशन का जो इम्पीडेंस है ये तो हाई है और ये वही है लो वैल्यू। ऑब्वियसली जब ये बहुत हाई हो गया तो इसकी वैल्यू तो इसके कंपैरिजन में लो, और वैसे भी हमने कहा है कि इनिशियली वी विल डिसाइड द वैल्यू ऑफ आर जुडिशियसली, तो आर की वैल्यू जुडिशियसली डिसाइड करके हमने, तो ये वैल्यू जो है इसके इसके कंपैरिजन में ये जो हाई हुआ है बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं 0 पे तो इन्फिनिटी के बराबर होगा, फिर 0.1 0.2 पे तो ज्यादा ही होगी बहुत वैल्यू, सॉरी इसकी आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जेड। तो हाई प्लस लो, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये वैल्यू हाई हो गई। अब ये वैल्यू आपकी उतनी है जितनी नॉर्मल है इसकी लो वैल्यू, तो जो जितना भी यहाँ से वोल्टेज का वोल्टेज जाएगा वो सारा का सारा ड्रॉप कहाँ हो जाएगा? इस कॉम्बिनेशन के ऊपर, इस कॉम्बिनेशन के इम्पीडेंस के ऊपर सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि सारा का सारा वोल्टेज, तो यानी कि आउटपुट जो है आपकी फॉर लो फ्रीक्वेंसीज लो होगी, बहुत लो होगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए। जब बहुत फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है यानी ओमेगा इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, ओमेगा इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब जब ओमेगा बहुत हाई है तब ZL क्या हो जाएगा? ZL बहुत हाई हो जाएगा और ZC क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट 0। तब क्या हो जाएगा? केस चेंज हो जाएगा पूरा, यानी ये तो हो गया बहुत हाई और ये हो गया बहुत लो, ये हाई हो गया ये लो हो गया, ये ग्रीन समझ लीजिए, ये जो केस है सेकंड वाला ये ग्रीन कलर से है। अब अगेन वी कैन राइट दिस हाई प्लस लो, हाई, again this same model will be applicable on the combination of this L and C, because we are taking output from the resistance, because we are taking output from the resistance, yani again on the very high frequencies the output will be like this। अब high frequency पे भी ये है और low frequency पे भी low है, तो जब इस कर्व को हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इन बिटवीन किसी एक बीच की फ्रीक्वेंसी पे, यानी आप देख रहे हैं कि ये लो है ये हाई है, ये हाई है ये लो है, तो ये बहुत लो है। अब बीच में कोई एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिसमें ये भी मीडियम होगा, ये भी मीडियम होगा और ये भी मीडियम होगा, ये भी मीडियम होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट आपकी हाईएस्ट होगी, बिकॉज
ये हाई हो रहा था, ये हाई, तो यानी कि तब यहाँ पे रेजिस्टेंस इतना ज्यादा नहीं होगा, तब सॉरी इम्पीडेंस यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि जब इसको हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो ये इस तरीके का कर्व बनेगा, बिकॉज इन बिटवीन किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, जिसको कि आप अपने ईसीएम में जो आपने पढ़ा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। देखिए यहाँ पे हम मैथमेटिकल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सर्किट्स बाय द qualitative analysis. Just by looking at the circuit, you can tell what kind of filter is this. So, and by just doing this simple analysis on the extremities of the frequencies, we need to consider the analysis on the very low frequencies and very high frequencies. We need to create some modeling. We are doing some mathematical modeling here, and with the help of that modeling, we can understand the filter mechanism. So what will happen when we will apply the input on the low frequencies, when we'll apply the input on very high frequencies. So this is you can understand here. So और इस frequency को आप क्या बोलते हो? Resonance frequency बोलते हो उसमें। तो ये एक जनरलाइज डिस्कशन है, ठीक है, वो एक स्पेशल केस में आपने पढ़ा रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया आपका सर्किट। अब ये सर्किट आपका हो गया, अब आपको एनालिसिस समझना होगा कि ये अभी आपको फिर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है। तो राइट नाउ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द बेसिक्स ऑफ द फिल्टर। सो दिस विल वर्क एज, अब ये किस तरीके का फिल्टर है? तो दिस इज ए बैंड पास फिल्टर। So this is a band pass filter. So here you can understand this is a band pass filter. So you can design it by using L, C and R, a resistance, and we will take the output across the resistance. So this is a band pass filter. So it will pass the band of frequencies. यहाँ से कुछ ये दोनों frequencies omega 1, omega 2 और बीच में कोई frequency जो कि आपने पढ़ा है ECM में resonance circuit, तो वो आपका इस तरीके से। तो here we are doing the qualitative analysis of the filters. तो अब आपने वो तो आपने उस रेफरेंस में पढ़ा कि रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, रेजोनेंस क्या फिनोमेना होती है, क्यों यूज होती है, क्या वो सब आपने ईसीएम में पढ़ा होगा। बट हियर वी आर dealing with the same element and with the same circuit in the context of filters. What kind of filter is this circuit? So here we are analyzing the circuits in a qualitative manner. We are not doing any mathematical thing. We are just using this mathematical equation and you can say this characteristics. Just by using this characteristics, you can determine the type of filter. Okay. So here I am concluding this session. Okay. So this is about the filters and I will provide you the DHA 5. DHA 5 on filters and CA2 का सिलेबस आपको सैटरडे को मिलेगा और आईसीटी वालों को CA1 का सिलेबस भी सैटरडे को मिलेगा। CA2 एज इट इज है, आईसीटी वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। और आपका DHA 5 मैं ऐसे ही दे रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चन एयर नहीं ले रहा उसमें। क्वेश्चन एयर के लिए हम यानी कि क्वेश्चन एयर से मेरा मतलब है कि क्वेश्चन आपकी क्विज टाइप फॉर्मेट में, क्विज टाइप फॉर्मेट में AA भी लेंगे, एडिशनल असाइनमेंट और CA हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, सो लेट अस कंक्लूड दिस सेशन। तो रेक्टिफायर्स में एक चीज ध्यान रखिए, आपको क्या क्या पढ़ के आना है, आपको जो चीजें क्लियर होनी चाहिए। एवरेज और डीसी वैल्यू जिसको बोलते हैं, इसके बाद इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होती है किसी भी साइनसोइडल वेवफॉर्म की, जैसे कि ये वेवफॉर्म है और आपका इस तरीके का वेवफॉर्म है, यानी कि कोई भी रैंडम आपको वेवफॉर्म दिया जा सकता है जिसकी एवरेज वैल्यू आपको निकालनी हो सकती है और आपको इस तरीके से। तो एवरेज और आरएमएस वैल्यूज क्या होती हैं ये सब आपको क्लियर होना चाहिए।
in order to understand the rectifiers. तो अगर आपको ये concepts revise नहीं है, then please go through this concept and revise all those concepts, and in the next lecture we will meet. Vaibhav? Yes, sir. Conclude कर दो, ठीक है?